Hello and very good afternoon to one and all. I am Dr. Rakesh Singh Praste, Assistant Professor and Head of the Department of English from Swami Vivekanand Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh. Dear student, once again welcome to all to my YouTube academic channel, and today I am going to talk about one of the most important video lecture, that is the paper which has been already conducted by the university, Barkatullah University Bhopal, for the papers of English language and Hindi language foundation courses of BA BBA first year examination 2022 एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जैसे कि इसके पहले मैं अपने प्रीवियस वीडियो में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा ऑलरेडी कंडक्ट की गई पेपर फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताया था, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स की वीडियो डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम अभी देने वाले हैं, उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन की स्थिति है कि किस प्रकार से OMR से एग्जाम होंगे, क्योंकि जहां आपको आंसर शीट में लिखना रहता था, कॉपी में लिखना रहता था ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस, तो उसकी जगह पर आपको OMR शीट दिए जाएंगे, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, प्रतियोगी परीक्षा में दिए जाते हैं। तो आपको हर पार्ट का, यानी यदि हिंदी भाषा की बात करें तो इसके भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कैसे डायरेक्ट 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब 2 पेपर का एक ही दिन पेपर होगा, 2 सब्जेक्ट का 2 पेपर का, हिंदी और इंग्लिश का, और ये सिर्फ 2 आवर्स के लिए होगा, 2 घंटे के लिए होगा। अब उस 2 घंटे में आपको दोनों पार्ट कंप्लीट करना है, दोनों 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, और आपको आंसर क्या करना है, जो आपको मिलेगा OMR शीट, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर के सामने आपके ABCD ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें जो सही आंसर रहेगा उसको आपको पूरी तरह से गोला करना है। इसमें आप ब्लैक पेन की यूज कर सकते हैं और ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बारे में ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, आज मैं चर्चा कर रहा हूं BU यानी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के द्वारा आयोजित की गई है पेपर के बारे में। अभी कुछ एग्जाम होने बाकी हैं, जैसे BA का एग्जाम होना बाकी है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और यदि BCom BBE स्टूडेंट जिन्होंने इसको दे चुके हैं उनके लिए एनालिसिस हो जाएगा, पता चल जाएगी कितने नंबर के क्वेश्चन उन्होंने कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखते हैं। इसमें स्टार्ट में कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, कि आपको सही जगह पे अपना रोल नंबर भरना है, अपना नाम लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है। दूसरी चीज़, सभी क्वेश्चंस की इक्वल मार्क्स रहेंगे, वो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, मतलब दोनों ये पेपर हिंदी और इंग्लिश एक साथ पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। और जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं योगा एंड पर्यावरण की, उसका पेपर बाद में होगा, वो एक साथ वो भी होंगे 2 घंटे के, ठीक है। तो पहले ध्यान से आप OMR में दिए गए निर्देश को पढ़ेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है एग्जाम के टाइम में, तो आप जो वहाँ ड्यूटी में लगे इन्विजिलेटर्स रहेंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज है और लिटरेचर है मेरा, मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ, लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, तो मैं हिंदी के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला जो पार्ट A रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से रहेंगे, जिसमें लिखा रहेगा भाषा और संस्कृति लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं, जिसको आप अपने बुक से आप देख सकते हैं, उसे मिला सकते हैं, आप पढ़े होंगे। तो मैं चर्चा करूंगा सीधे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ जैसे आप क्वेश्चन को मैं हिंदी का बता देता हूँ, जैसे मातृभूमि कविता किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई, इसका आंसर आप यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले से ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट कि आई एम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, तो मैं हिंदी में इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो ये YouTube चैनल है, तो इसमें लास्ट में मैं इसके लिए एक लिंक शेयर कर दूंगा PDF का, जिसको आप डाउनलोड उसको आप कर सकते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 9, जीप पर 3 इल्लियाँ सवार हैं, ऐसा किसने सोचा, है ना, आप लोग पढ़े होंगे तो आंसर डेफिनेटली आप देंगे। राम के अन्य नाम में शामिल नहीं हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो टोटल ये जो हैं क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हैं, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मैं अपना अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो ये जो पार्ट A है, पार्ट A में आप इसको देख सकते हैं, पूरे ये है 50 क्वेश्चन पूरे रहेंगे, ठीक है। और जो आपका OMR शीट रहेगा, पार्ट A हिंदी के लिए रहेगा और पार्ट B इंग्लिश के लिए। उसमें आप लोगों के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है कि पहले आप हिंदी करेंगे इंग्लिश करें, जो भी सबसे पहला बने उसको पहले कीजिए, क्योंकि टाइम लिमिट उसमें रहेगा। 100 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे,
ओके और टाइम आपके लिए स्लॉट जो आवंटित की गई है वो सिर्फ 2 आवर्स का रहेगा, 3 घंटे का नहीं रहेगा, 2 घंटे का। आइए शुरुआत करते हैं अब पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज की। ओके तो यहाँ से हम चर्चा करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है, चाहे आप बीए के हों, बीकॉम के, बीएससी के, बीबीए के, सिलेबस सेम है, ठीक है। यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा यू हैव टू स्टडी अबाउट सम पोएम्स। पहला पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी अब एग्जाम देने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पहला पोएम है, उसके पोएट कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो लेसन है आपका नेशनल एजुकेशन, किसने लिखा, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने लिखा। कब पब्लिश हुआ वो 1910 में यंग इंडिया में पब्लिश हुआ। मैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। तीसरा लेसन है द एक्स, यानी एक कुल्हाड़ी के बारे में स्टोरी है, विच इज़ रिटन बाय R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। वेलेन के बारे में स्टोरी है। वेलेन एक लड़का रहता है जिसको पापा उसको थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, तो भीख मांगता रहता है बेचारा, और फिर उसको वो अपने आने वाले समय में वो 3 मंजिला मकान के मालिक बनता है, गार्डन में रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको द वंडर दैट वाज इन इंडिया आपका 4th लेसन है, E.L. बॉसम के द्वारा लिखा गया है। 5th लेसन है आपका ए प्रीफेस टू महाभारत। महाभारत की प्रीफेस पढ़ना है आपको, पूरा महाभारत नहीं, प्रीफेस उसका पढ़ना है सी राजगोपालचारी के द्वारा। तो इतने आपकी यूनिट फर्स्ट में रहेंगे और बाकी यूनिट सेकंड, फोर्थ और यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो रहेंगे ग्रामर कोर्स रहेंगे। लेकिन कैसे पूछे जाएंगे, पूरे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। तो देखिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से कैसे पूछे गए हैं बीए और बीबीए के क्वेश्चन में। अभी बीकॉम और बीबीए का हो चुका है, बीएससी का हो चुका है। बीए के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि उनका पेपर अभी होने में है। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश की हम बात करें। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज एड्रेस टू। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर की पोएट कौन है, सबसे पहले तो समझे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ओके साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था उसको गीतांजलि के लिए। गीतांजलि कविताओं का संग्रह है, ठीक है। कभी ये भी पूछ दिया जाएगा किस बुक के लिए, फॉर विच बुक रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो कहेंगे गीतांजलि। गीतांजलि कब पब्लिश हुआ था, 1912 में, 1912 को। 1913 में इसको फिर नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है। और गीतांजलि क्या है, कविताओं का संग्रह है वो, ठीक है। तो गीतांजलि का सब टाइटल क्या है ये भी तैयार कर लीजिएगा। उसके सब टाइटल उपशीर्षक है उस गीतांजलि का सॉन्ग ऑफरिंग। सॉन्ग ऑफरिंग शब्द किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर के एक क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र था, आयरलैंड का एक राइटर हैं W.B. यीट्स। उन्होंने गीतांजलि का सब टाइटल नाम दिया था सॉन्ग ऑफरिंग, मतलब सॉन्ग ऑफर करना, ठीक है। कैसे सॉन्ग है वो कि ऐसे गीत गजल लिख लेंगे और नोबेल प्राइज मिल जाएगा, नहीं, वो देशभक्ति की भावना से प्रोत कर देने वाली कविताएं हैं उसमें, ठीक है ना। तो जैसे कि ये भी कविता है कि ये स्वतंत्रता के पहले जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले इसको उन्होंने जब लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो उनका यही मतलब एड्रेस गॉड को डायरेक्ट किया था कि हे प्रभु मेरे देशवासियों को जगाइए, इनके अंदर मतलब स्वतंत्रता की ललक जगाइए ताकि ये स्वतंत्रता के लिए अपने देश के लिए कुछ करें, अभी सोए हुए हैं तो ये जागें। ये इस कविता का मूल जो सारांश है ये कहा गया है। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज एड्रेस टू, किसको एड्रेस किया है, गॉड को, मैंने जैसे पहले आपको बताया है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर ए में, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर ए के सामने ए, बी, सी और डी ऑप्शन रहेंगे। तो आपको करेक्ट आंसर क्या है आपका बी, तो बी वाले को पूरी तरह से आपको गोला करना है। गोले करते समय ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि एक बार गलती कर देंगे तो दोबारा वो करेक्शन करने की कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ देयर इज़ नो अलाउ ऑफ एनी काइंड्स ऑफ इरेजर, कि आप इरेजर यूज कर सकते हैं, कि आप वहाँ वाइटनर, बिल्कुल उनका अलाउ आपको वहाँ नहीं दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से भरिए, अच्छे से भरिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कंपेयर्स रीजन विथ, ये रीजन जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के मैं क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस कर रहा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। रीजन को मतलब किससे कंपेयर किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्लियर स्ट्रीम से किया है। तो यहाँ सिर्फ स्ट्रीम शब्द दिया हुआ है तो ये क्लियर स्ट्रीम इसका करेक्ट आंसर है, ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और अभी मैं बता ही रहा था कि नोबेल प्राइज उसको किस वर्ष मिला था, तो टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1913। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा कि किस बुक के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला, तो याद रखिए गीतांजलि। और ये भी याद रखिए गीतांजलि कब पब्लिश हुआ, इन विच ईयर गीतांजलि वाज पब्लिश्ड, तो याद रखिएगा 1912 को।
अब ये भी याद रख लीजिए, यहाँ भी ये बता देता हूँ, गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जन्म हुआ उनका हुआ था, तो पश्चिम बंगाल, तो इनका जो मदर टंग था बंगाली था, तो गीतांजलि को सबसे पहले उन्होंने बंगाली भाषा में लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाली वर्जन में पब्लिश हुआ था 1910 में, लेकिन बहुत से लोगों ने इनको सलाह दिया, जैसे कि W.B. येट्स, इनके आयरलैंड के फ्रेंड है, जिन्होंने सॉन्ग ऑफरिंग शब्द इनको दिया था सबटाइटल, उन्होंने कहा कि यदि आप इसको हिंदी में करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के लोग पढ़ेंगे, लेकिन यदि आप इंग्लिश में कर देंगे इसका ट्रांसलेशन खुद, क्योंकि बंगाली में पब्लिश हुआ था, इंग्लिश में कर देंगे तो पूरे इंडिया के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग इसको पढ़ेंगे। और जैसे ही फिर इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेशन खुद टैगोर ने किया, पूरे विश्व के लोग उसको पढ़े, समझे और कहे कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक दिस इज। और वह बुक जो है नॉमिनेट हुआ नोबेल प्राइज़ के लिए, और 1913 में नोबेल प्राइज़ से इसको सम्मानित कर दिया गया। तो 1913 को इसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो याद रखिएगा, गीतांजलि का बंगाली वर्जन 1910 में और इंग्लिश वर्जन 1912 में और 1913 में नोबेल प्राइज मिला। तो याद रखिए, क्वेश्चन इधर से हो, आगे से, पीछे से, कहीं से भी हो, आपको आंसर आने चाहिए। इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स, जो नैरो डोमेस्टिक वॉल होते हैं, एक संकुचित माइंड होता है, तो ये इसका ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि एक संकुचित दिमाग का क्या रहता है, पेट्रियटिज्म, डिफरेंसेस, सोशल प्रेजुडिसेस, ऑल ऑफ द अबव। इसमें पेट्रियटिज्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस आ सकता है, सोशल प्रेजुडिस, मतलब एक तरह से हम संकुचित दीवार बना के रख लेते हैं, तो ऐसे रहता है। तो इसमें आप यदि करेक्ट आंसर किसी ने यदि सी दिए होंगे तो डेफिनेटली दैट इज़ योर करेक्ट आंसर, लेकिन ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पेट्रियटिज्म है। तो यदि नंबर मिलेगा तो सभी को बराबर मिलेगा, नहीं तो इस नंबर को सभी के लिए बोनस पॉइंट में जाएगा। वैसे आपका करेक्ट आंसर है सोशल प्रेजुडिस। बाहर से कुछ शोरगुल भी आ रही है तो उसमें आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज संडे का दिन है, तो मैं सोचा आप बहुत दिनों बाद वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल एजुकेशन, जो राष्ट्रीय शिक्षा है ना, इज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है ये? अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताना। नेशनल एजुकेशन एक बुक है, स्टोरी है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? रिटेन बाई मोहनदास करमचंद के द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये भी है नेक्स्ट में, उसी हर लेसन से आपके 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एसे नेशनल एजुकेशन वाज पब्लिश्ड इन, किस जनरल में पब्लिश हुआ था नेशनल एजुकेशन? यंग इंडिया में। जैसे इसको पूछ दिया जाएगा वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, कहाँ पब्लिश हुआ? तो गीतांजलि में बोलेंगे। कब पब्लिश हुआ? 1912 में। इस तरह से नेशनल एजुकेशन किस जनरल में पब्लिश हुआ था? तो यंग इंडिया नाम के एक जनरल पब्लिश करते थे महात्मा गांधी, उसमें 1910 में पब्लिश हुआ था। याद रखिए, क्वेश्चन इधर से उधर से कहीं से भी आपको आंसर आने चाहिए। इट इज क्लियर। और ऑब्जेक्टिव ऐसा है, सही आंसर किए पूरे नंबर मिलेगा, गलत आंसर करेंगे 0 नंबर मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज डिफेक्टिव बिकॉज, अभी जो प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया का जो चल रही है, प्रचलित अभी जो सिस्टम है, पद्धति, वो कैसी है? इट इज़ अनरिलेटेड टू द इंडियन कल्चर, ये इंडियन कल्चर से मतलब अछूता है, इंडियन कल्चर इसमें समाहित नहीं हो रही है। तो एजुकेशन ऐसे होना चाहिए जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को भी पढ़ाए। ठीक है, तो कभी ये डायरेक्ट इट इज़ अनरिलेटेड की जगह क्या कर देंगे, इट इज़ फॉरेन कल्चर, इट इज़ रिलेटेड टू फॉरेन कल्चर कहेगा तो भी सही होगा। और यहाँ करेक्ट आंसर दिया है इट इज़ अनरिलेटेड टू द इंडियन कल्चर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी 7 का। ये भी रिपीट आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हर कोई आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, महात्मा गांधी वाज बर्न ऑन, किस वर्ष जन्म हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज ऑर्डर टू बी अवेलेबल टू ऑल, एजुकेशन शुड नेसेसरी बी, एजुकेशन कैसा होना चाहिए गांधी जी के अनुसार? सभी के लिए वो फ्री होना चाहिए। ओके, मतलब आपको सभी को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, खास करके जो स्टार्टिंग प्राइमरी एज लेवल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये एक्स नामक स्टोरी कार के नारायण का लिखा गया एक्स जो स्टोरी है वहाँ का है। एट व्हाट एज डिड वेलन लीव होम, किस उम्र में वेलन ने अपने घर को छोड़ के चला गया था? 18, जब वह 18 साल की उम्र में था चला गया था। क्यों चला गया था? याद रखिएगा, उनके पापा जो है उनको थप्पड़ मार दिए थे, इसलिए वो गुस्सा से चले गए थे। अब थप्पड़ क्यों मारा था? क्योंकि एक दिन जो है वह उनके लिए टिफिन जो लंच बॉक्स होता है वो ले जाने में देरी कर दी, इसलिए उसके पापा थोड़ा बहुत गुस्से में आ गए और उनको थप्पड़ मार के निकाल दिया। बेचारा वो घर से बाहर चला गया था, भीख मांग के खाता था। एक एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात होती है, उन्होंने फिर एक भविष्यवाणी करते हैं एस्ट्रोलॉजर उनको कि वेलन यू विल बिकम द ऑनर ऑफ द 3 स्टोरी टाइप बिल्डिंग वन डे, कि एक दिन तुम 3 स्टोरी टाइप बिल्डिंग के मकान के मालिक बनोगे। सभी लोग आस पड़ोस के हंसते हैं कि ये बेचारा भीख मांग रहा है, कैसे ये मालिक बनेगा, लेकिन वो ऐसा हुआ था, है ना। इस स्टोरी में पढ़े ऑलरेडी आप लोग, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर सिलेबस, आप लोगों के जो प्रोफेसर साहब हैं आप लोगों को पढ़ाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ट्री वाज मोस्ट डियर टू वेलन। वेलन ऐसे भटकते भटकते फिर एक गार्डन में पहुंचता है, वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। वो कहता है कि क्योंकि भीख मांग के खाता था बेचारा, तो वो बूढ़े व्यक्ति के पास जब गार्डन में पहुंचता है तो वो कहता है कि मेरे बगीचे की साफ़ सफाई करोगे तो तुमको मैं खाने पीने के लिए दूंगा। ये कहता है भैया मुझे तो खाना पीना चाहिए, खाना चाहिए, है ना, खाना मिलना चाहिए, जैसे भी जो भी काम करवाओगे मैं करूँगा। तो बढ़िया मन लगा के करता है, फिर वो खुश हो जाता है वो गार्डन वाला, इसको अपने वहीं घर रख लेता है, उसी की स्टोरी टाइप बिल्डिंग रहता है। और यहाँ एक पेड़ इन्होंने लगाता है, उस पेड़ का नाम है मरगोसा, इसलिए इसका मोस्ट डियर फ्रेंड होता है मरगोसा ट्री, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रिडिक्टेड दैट वेलन वुड लिव इन अ 3 स्टोरी टाइप हाउस। किसने ऐसे प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था कि वेलन एक दिन 3 स्टोरी टाइप बिल्डिंग का मालिक बनेगा। मैंने आपको बताया था कौन सा, एन एस्ट्रोलॉजर, एक जो ज्योतिषी है उन्होंने बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम यहाँ से जाते हैं। इन वेलेंस ओपिनियन बिग मैंशन एग्जिस्टेड ओनली इन स्वर्गलोक, ये इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 14 का, वेलन लेफ्ट होम बिकॉज, वेलन अपने घर को क्यों छोड़ा, हिज फादर हैड स्लेप्ट हिम, जैसे मैं बताया था आपको, उनके पापा ने उसको थप्पड़ मारा। आप क्यों मारा, आप लोग पढ़िए, मैं एक बार बताया हूँ, क्योंकि टिफिन भेजने में लेट किया था एक दिन, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। The earliest influence of ancient Indian culture on Southeast Asia can be tracked back to 5th century AD के आसपास आप ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब स्टोरी पढ़े होंगे। ओके, दैट वाज इन इंडिया, द वंडर दैट वाज इन इंडिया करके, अद्भुत भारत करके लिखा है A.L. बसाम ने, वो स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, डायरेक्ट आपका आंसर जाएगा 5th century AD। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, इनको आप रट्टा मार के जाइएगा, रटिए, रट्टा मारना नहीं है, मैं रोट लर्निंग को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपको मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हर वर्ष भी इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आने वाले समय के लिए भी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर, तो आप वो मेन प्रॉब्लम को मत बताइए कि देश की क्या क्या समस्या है, इंडिया में तो बहुत सारे समस्या है, मेन प्रॉब्लम्स हैं, जिसको आप सभी लोग जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन इस स्टोरी के अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, कि इस स्टोरी में द वंडर दैट वाज इन इंडिया के तहत इंडिया की मेन प्रॉब्लम्स क्या है इस स्टोरी के अनुसार। तो आपको क्या बताना है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, डिसीज एंड पॉवर्टी, बीमारियां हैं यहाँ, गरीबी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ, बेरोजगारी भी समस्या है, तो आपको आंसर लिखना है डिसीज एंड पॉवर्टी का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन द बिगिनिंग कल्चरल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया वेयर, स्टार्टिंग में चाइना और इंडिया के रिलेशन कैसे थे, नॉट वेरी स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, जैसे कि अब एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन बन गए हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी मतलब इंडिया की एक वो दुश्मनी बनी रहती है, चाइना के साथ बनी रहती है। तो स्टार्टिंग बिगिनिंग टाइम में स्टोरी के अनुसार जो द वंडर दैट वाज इन इंडिया में A.L. बसाम बताए हैं कि उस समय चाइना और इंडिया का जो रिलेशन था वो लगभग ठीक था, नॉट वेरी स्ट्रांग, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द ऑथर आप द वंडर दैट वाज इन इंडिया इज, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बताया सिर्फ 5 लेसन है, 5 राइटर है, इतना तो याद कर ही सकते हैं 5 नंबर के लिए। ओके, A.L. बसाम के द्वारा लिखा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु हैज रिटन महाभारत, प्रीफेस टू महाभारत किसने लिखा, सी राजगोपालचारी के द्वारा लिखा गया है, आपके सिलेबस का है प्रीफेस टू महाभारत, याद रखिएगा। वेयर वॉज द बैटल ऑफ महाभारत फॉट, महाभारत की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी। आपने कोविड-19 के टाइम में पूरे महाभारत देख लिए तो आपको पता होगा, आंसर है आपका कुरुक्षेत्र, यहाँ लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपको इधर ऊपर जाना पड़ेगा। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की राजधानी कहाँ थी, तो वो हस्तिनापुर में थी, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कभी आपकी जो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन पेपर है उसमें हो सकता है ऑप्शन को A B C की जगह चेंज कर दिया जाएगा, जो करेक्ट आंसर C है C को A की जगह में रख दिया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द मदर ऑफ कर्ण, कर्ण की माँ का क्या नाम था, कुंती, आपको पता है यहाँ। हु वाज द इल्डेस्ट पांडवा, पांडव में सबसे बड़े भाई का क्या नाम था, युधिष्ठिर, ये तो आप लोगों को ऐसे भी बन जाएगा। अर्जुन वाज स्किल्ड इन, किन हथियार में अर्जुन बहुत ही बिल्कुल स्किल्ड था, ट्रेंड था, धनुष बाण में, बो एंड एरो में, ठीक है। ये आप लोग ऑलरेडी महाभारत पढ़े हैं, इसको पूरा पता चल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन में चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज का मतलब होता है अन को काटो तो सीन देखा गया, सीन मतलब अन मतलब जिसको नहीं, मतलब अनसीन, एग्जाम के पहले उसको नहीं देखे और एग्जाम के टाइम में उसको सीन कर लिए आप, है ना। तो वहाँ आपको पूरी तरह से प्रॉपरली इसको तैयार करना है, पढ़ना है इसको।
ये पैसेज किसके बारे में है, और इसके बाद यहाँ फिर आपको क्वेश्चन देंगे, तो इसी क्वेश्चन को यहाँ से देख करके आपको आंसर यहाँ देना है। जैसे मैसूर वैरायटी कंटेंस लीव्स ऑफ, है ना, तो इसके आंसर यहाँ आप देखेंगे तो पूरा आपको पता चल जाएगा। तो इसको आप, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए रखता हूँ, तो इसको आप करिएगा। पहले अनसीन पैसेज को देखिए, क्वेश्चन यहाँ है, इसके बाद यहाँ आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 से 34 तक आप यहाँ देख सकते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन हैं। 35 से हम आगे चर्चा करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 35 से चर्चा करते हैं। 5 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज के लिए मैंने छोड़ा है, तो इसको आप देख लीजिए। देखिए, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की पेपर में जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें अनसीन पैसेज नहीं आया था। अनसीन पैसेज के पार्ट्स पूछे गए थे, उनकी कितने पार्ट में अनसीन पैसेज डिवाइड होता है और कितने स्टेप होते हैं, ये पूछे गए थे। और यहाँ अनसीन पैसेज पूछा गया, तो थोड़ा सा चेंजेस हर पेपर में रहेंगे, एज इट इज़ नहीं रहेंगे। इतना आप मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। सफिक्स प्रेफिक्स हर उसमें पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सफिक्स ऑफ विंड। सफिक्स कहाँ जोड़े जाते हैं, शब्द के अंत में। जैसे विंड है तो विंड के अंत में जोड़ा जाएगा वो सफिक्स होगा, पहले जोड़ा जाएगा वो प्रेफिक्स होता है। शब्द से पता चलता है, प्रे मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। हिंदी में आप पढ़े हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय, यही चीज़ है, ठीक है। तो विंड में हम सफिक्स लगाएंगे तो सुटेबल आएगा यहाँ, विंडेबल तो नहीं आएगा, विंडफुल नहीं, थोड़ा सा शब्द नहीं हो तो विंडी। जैसे हम कहते हैं अभी कैसा सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, वैसे हम कहेंगे विंडी सीजन चल रहा है, तूफान वाली, है ना, हवा वाली। तो आपको करेक्ट आंसर होगा सी। और 36 का देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सफिक्स ऑफ इंजॉय। इंजॉय में भी सफिक्स जोड़िए। इंजॉय का इसमें इंजॉयली नहीं कहेंगे, इंजॉयफुल नहीं कहेंगे, इंजॉयनेस नहीं कहेंगे, इंजॉयबल। ये इंजॉयबल है, ये मोमेंट इंजॉयबल मोमेंट कहते हैं ना, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा सी। 37 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीफिक्स। अभी हम सफिक्स नहीं, अब प्रीफिक्स, शब्द के पहले जोड़ना है। प्रीफिक्स ऑफ द वर्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के पहले वाले जुड़े वाले शब्द हैं आपका माल, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, और माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण, ठीक है। एंट्री न्यूट्रिशन मत कहना, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, माल न्यूट्रिशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, ए प्रीफिक्स इज प्लेस्ड एट द। एक प्रीफिक्स जो होता है वो कहाँ जुड़ा जाता है, स्टार्टिंग में। तो बिगिनिंग, इसका करेक्ट आंसर है ए, बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू मॉडिफाई और चेंज इट्स मीनिंग। बहुत सफिक्स और प्रीफिक्स से हर पेपर में, हर यूनिवर्सिटी से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से। और हर लेसन से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-4, 5-5, है ना। और अपोजिट पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। जैसे द एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज, नॉलेज का अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो नॉलेज का, नॉलेज मतलब ज्ञान, और इसका अपोजिट डायरेक्ट इग्नोरेंस हो गया, अज्ञान, अज्ञानता, बस, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में एंटोनिम, फियर का एंटोनिम बताना है, फियर का उल्टा। फियर मतलब डरना, और करेज मतलब साहस, हिम्मत। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जॉय इज। जॉय का सिनोनिम्स, पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची मतलब इसी जैसे मिलता जुलता शब्द। जॉय मतलब हैप्पी होगा, सिंपल सी बात है, जॉय होना, खुश होना, है ना। और द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीशियस, प्रीशियस का पर्यायवाची वैल्यूएबल, बहुत ही प्रीशियस थिंग है, वैल्यूएबल मोमेंट है बोलते हैं ना, मूल्यवान समय, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें समझना है आपको। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर मिडिल क्लास स्कूल में, ऑलरेडी आप लोग पढ़ लिए हैं 8th स्टैंडर्ड में, पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं। ए पर्सन हु लिव्स अ वंडरिंग लाइफ इज अ, ऐसा व्यक्ति जो वंडरिंग करता रहता है, मतलब इधर उधर घूमता ही रहता है, निर्धारित उसका जगह नहीं होता है, इसको बोलते हैं वैग बाउंड बोला जाता है ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, वन हु मेक्स फर्नीचर इज अ। फर्नीचर बनाने वाले क्या बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। और 45, क्वेश्चन नंबर 45, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियनों का एक समूह। ए टीम प्लेयर्स की भावना होती है, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन ए। 47 का दे वेर एंग्री विथ, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक पूछा जाता है। दे रहेगा तो देमसेल्व्स कर देना है, सी रहेगा तो हरसेल्फ करना है, ही रहेगा तो हिमसेल्फ करना है। तो दे है तो क्या आ जाएगा, देमसेल्फ आ गया, है ना, देमसेल्व्स फॉर देयर सिली मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 48, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं आपकी। द ट्रेन केम टू अ हाल्ट बाई इटसेल्फ, करेक्ट आंसर इज बी, इटसेल्फ। और क्वेश्चन नंबर 49, प्लीज चेक हु इज नॉकिंग एट द डोर, कृपया चेक करें दरवाजा कौन खटखटा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज, यहाँ ई बुक नहीं कहेंगे क्योंकि जिस बुक के बारे में वो सर्च कर रहा था तो वो बुक उसको मिला, तो वो मतलब ऑलरेडी वो आइडेंटिफाइड हो गया है, निश्चित हो चुका है, इसलिए दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो इस तरह से आपकी 40 क्वेश्चन आपकी इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 40 हिंदी के, जिसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे
अब ये नहीं कि सेम यही क्वेश्चन आपके उसमें आ जाए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। और इस तरह से वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जैसे मुझे समय मिलता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ड्यूटी वगैरह और इलेक्शन ड्यूटीज़ तरह तरह की चलती हैं, जिसके चलते मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं दोबारा फिर आप लोगों के साथ एक्टिव मोड पे आ गया हूँ, और उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो और प्रोवाइड करता रहूं। तो यह वीडियो डेफिनेटली सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी महाविद्यालय में अध्ययनरत स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि वो एनालाइज कर लें। जिनके होने वाले हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उनको विन विन सिचुएशन है, उनको आइडिया मिल जाएगी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि उनको आइडिया हो जाए किस प्रकार से हमको पढ़ाई करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो गुड लक एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरह और भी वीडियो मिलता रहे। ओके, गुड लक, बेस्ट विशेस डियर स्टूडेंट।